अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की पहली क्लास। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि आप जो भी कुंडली देखते हैं वो कुंडली बनती कैसे है। शुरुआत यहाँ से करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं कि वास्तव में जैसे आप लोग देखते हो कि कुंडली का निर्माण होता है, तो हम लोग कुंडली में क्या करते हैं, आप जब भी देखते हो तो ऐसा चक्र देखते हो। हाँ, तो इस चक्र का निर्धारण कैसे होता है, इसमें कैसे कोई ग्रह हम बैठाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये चक्र बनता कैसे है ना। तो उसको जानने के लिए आप ये समझिए कि हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो अपनी कुंडली बनवाने, तो क्या कहता है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम बताओ, प्लेस बताओ। अगर आप ये बताते हो तो वो कुंडली का निर्माण कर पाता है। अच्छा, ये कैसे वो क्या करता है, क्या देखना चाहता है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म, मान लीजिए ये पृथ्वी है और आपका जन्म यहाँ इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस प्लेस पे आपका जन्म हुआ, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस प्लेस पे हमारा जन्म हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कैमरा लगा हो और हम कैमरे को पीछे की ओर ले जाएं ना, तो क्या होगा कि विजन थोड़ा ब्रॉड होता जाएगा। मान लीजिए कि और पीछे ले जाए और पीछे ले जाए और पीछे ले जाए और कैमरा हमारा अंतरिक्ष में चला जाए, तो क्या होगा, हमें ये अपनी पृथ्वी पूरी दिखाई पड़ने लगेगी। और पीछे जाएंगे तो जो ये ग्रह हैं, ये ग्रह दिखाई पड़ेंगे। ये ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, और पीछे लेके जाएंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, ये इसके पीछे राशियां होती हैं, ये 12 राशियां होती हैं, इसके पीछे होती। अच्छा, ये जो ग्रह हैं ये मूवमेंट करते हैं, अपने ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं, और ये जो 12 राशियां हैं ये स्थिर होती हैं। अच्छा, अगर हम कैमरे को और भी पीछे लेके जाएं तो हमको भचक्र के पीछे ये 27 नक्षत्र दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा जन्म हुआ, ठीक है, वैसे ही उसी क्षण अगर हम मान लो उसी नैनो सेकेंड पे एक फोटो खींचे, जब फोटो खींचेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि उस समय पर्टिकुलर हमारे सारे ग्रह कहां पे थे ना। अब ग्रह तो मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो कहीं ना किसी ना किसी राशि में होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही जन्म हुआ हमने फोटो क्लिक की और हमें मालूम पड़ गया कि भाई, अब जैसे देखिए इसमें सूर्य देखिए, जब, अच्छा, पहले हम लग्न का निर्धारण करते ना, कैसे लग्न का निर्धारण करते वो भी बताते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज पर, ये पूर्वी क्षितिज है ना, ये ऐसे देखिए ना। तो जिस समय हमारा जन्म हुआ हम देखते हैं पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि उदय हो रही थी। तो अगर हम इस उदाहरण में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ तो उस समय पूर्वी क्षितिज पर मेष राशि उदय हो रही थी। तो इससे हमें मालूम हुआ जिस क्षण हमारा जन्म हुआ है पूर्वी क्षितिज पर मेष राशि थी, इसलिए हमारा जो लगन का निर्धारण है वो मेष लगन हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो आपको मालूम पड़ गया कि जन्म के समय हमारा मेष लगन था। तो हम क्या करेंगे कि भाई अपना जो भी कुंडली ड्रॉ करते हैं तो वैसे कुंडली ड्रॉ करते। तो यानी जन्म के समय हमारा मेष लगन था, इस बात का निर्धारण हो गया कि जिस समय हमारा जन्म हुआ उस क्षण ग्रहों की क्या स्थिति थी ये। और फिर हमने देखा कि जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर मेष राशि उदय हो रही थी, तो हमने इसे लग्न बना के 1 नंबर लिख दिया। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमारा जन्म हुआ तो देखिए सूर्य हमारा मेष राशि में था, बुध कहां था ना, वृषभ राशि में बुध था। देखिए केतु की स्थिति हम दिखा रहे हैं मिथुन में है ना। अब देख रहे हैं कर्क राशि में बृहस्पति भी है, चंद्रमा भी है ना। और फिर सिंह राशि खाली है, कुछ भी नहीं है। कन्या राशि में कुछ भी नहीं है। तुला राशि में शनि है, ठीक है।
राहु आप देखिए कहाँ है, धनु राशि में, ठीक है। मंगल कहाँ है, मकर राशि में। ये देखिए शुक्र की स्थिति दिखा रहे हैं, शुक्र कहाँ है, मीन राशि में। तो इसका मतलब जब आपका जन्म हुआ तो सबसे पहले हमने देखा कि पूर्वी क्षितिज पे कौन सी राशि उदय हो रही है, तो पूर्वी क्षितिज पे मेष राशि उदय हो रही है, तो हमने उसको लगन बना दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि मेष राशि में कोई ग्रह है, तो हमने देखा हाँ मेष राशि में सूर्य है, तो हमने क्या किया, मेष राशि पे यहां पे सूर्य बैठा दिया, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमने देखा वृषभ राशि में क्या है, वृषभ राशि में हमें बुध दिखा, ठीक है। तो हमने वृषभ राशि में बुध बैठा दिया, ठीक है। तो वृषभ राशि में बुध आ जाएगा। अब ऐसे ही हम बाकी ग्रह भी बैठाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको स्पष्ट से दिखाई पड़े। अब हम देखेंगे कि मिथुन राशि में क्या है, मिथुन राशि में केतु और चंद्रमा दोनों हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें केतु और चंद्रमा बैठाएंगे, केतु और चंद्रमा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कर्क राशि में क्या है, कर्क राशि में गुरु है, और तो हम कर्क राशि में एक्चुअली गुरु और चंद्रमा दोनों है, ठीक है। तो हम कर्क राशि में गुरु और चंद्रमा दोनों लगा देते हैं। कर्क राशि में गुरु भी है और चंद्रमा भी है, गुरु है और चंद्रमा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सिंह राशि में क्या है, सिंह राशि में कोई भी ग्रह नहीं है, ठीक है। कन्या राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। फिर हम देखते हैं तुला राशि में क्या है, तुला राशि में शनि है, ठीक है। फिर हम देखते हैं धनु राशि में क्या है, राहु है, धनु राशि में राहु है, और राहु केतु हमेशा एक्सिस पे अपोजिट होते हैं ना, तो मिथुन राशि में केतु आएगा, हमेशा एक्सिस पे ही रहते हैं। मंगल हम देखते हैं किसमें है, मंगल मकर राशि में ना, तो यहाँ पे हमने मंगल लिख दिया, ठीक। शुक्र देखते हैं कहाँ पे है, तो शुक्र ग्रह हमें मीन राशि में दिखा, तो हमने यहाँ पे शुक्र लिख दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम देखते हैं कुंडली कैसे बनाते हैं। कुंडली बनाने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि जहां पे हमारा जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि उदय हो रही थी, तो हमने देखा पूर्वी क्षितिज पर मेष राशि उदय हो रही थी, तो हमने मेष राशि को लगन बना दिया। फिर एंटी क्लॉकवाइज 12 राशियां लिख दी हमने, ठीक है। उसके बाद देखा कि किस राशि में कौन सा ग्रह है, तो हमें दिखा कि भाई मेष राशि में सूर्य है, तो वहां पे हमने सूर्य लगा दिया। फिर हमने देखा वृषभ राशि में बुध है, तो हमने वहां पे बुध अवस्थित कर दिया। फिर हमने देखा कि मिथुन राशि में केतु और चंद्रमा है, तो हमने वो कर दिया। इसका मतलब ये है कि कुंडली का डायग्राम कैसे बनता है। कुंडली का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जन्म पर्टिकुलर किस जगह पे हुआ, इसलिए पंडित जी पूछते हैं जन्म का स्थान क्या है, और फिर पूछते हैं समय क्या है। समय का मतलब यह है कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय आकाश मंडल में ग्रहों की क्या स्थिति थी, तो वो जान जाते हैं कि इस समय ग्रहों की, जैसे मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि सवेरे 6 बजे जन्म हुआ, ठीक है, तो मान लीजिए कि मेष राशि में उस समय पूर्वी क्षितिज पे मेष राशि थी। अब मान लीजिए कि 2 घंटे हो गए और फिर किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो ये राशि उस समय आएगी वृषभ राशि, क्योंकि एक राशि 2 घंटे की होती है ना, तो इसका मतलब है समय से ये परिवर्तन आ जाता है। मान लीजिए कि हमारा जन्म हुआ तो उस समय पूर्वी क्षितिज पे मेष राशि थोड़ी उदय हो चुकी थी, ये भी हो सकता है, ये थोड़ी ना कि जब उदय होगी तभी आएगा। मान लीजिए कि 10 डिग्री आगे बढ़ चुकी है ना, तो हम लगन बता देंगे कि लगन में मतलब 10 डिग्री का है, तो पूर्वी क्षितिज पे राशि की जो भी स्थिति आएगी वो हम बताएंगे। ऐसे लिखते हैं लगन 10 डिग्री का है, लगन 15 डिग्री का है, इसका मतलब मेष राशि में लगन हमारा 10 डिग्री चल चुका है, तो कहेंगे कि लगन 10 डिग्री का है। 15 डिग्री चल चुका है तो लगन 15 डिग्री का है, ऐसे ही ये आगे जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि
एकदम स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या होता है, संधि पे जन्म हो रहा है, कि मतलब एक मेष राशि खत्म हो रही है और वृषभ राशि चालू हो रही है ना? हाँ, तो संधि में हो जाता है, तो उस समय में विशेष ध्यान देना चाहिए कि लगन का निर्धारण करते समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जातक का जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज पे कौन सी राशि उदय हो रही थी, उसको हमने लग्न बना लिया। फिर हमने देखा कि कौन सा ग्रह किस राशि में था, तो हमने वैसे राशि का चक्र बना लिया। इस तरह से ये कुंडली में 12 भाव में 12 राशियां और ग्रह आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने समझा कि जन्म कुंडली का निर्माण वास्तव में होता कैसे है। इसका मतलब है जन्म कुंडली के निर्माण में ये आवश्यक है। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे 12 राशियां आपको सबको मालूम ही होगी, तो जैसे 12 राशियां हैं हमारी और 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह। तो हमारी जो भी कुंडली है, जो कुंडली का एनालिसिस है, उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, हम 9 ग्रह जो भी दिखाए 9 ग्रह यूज करते हैं, 12 राशियां यूज करते हैं, ठीक है, और 12 भाव यूज करते हैं और 27 नक्षत्र यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव और 27 नक्षत्र की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि जैसे ये बेसिक जानकारी तो मुझे लगता है सभी को है, 9 ग्रह, क्योंकि पहले क्लास में हम बता ही चुके हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ भाव के बारे में ना। तो रिवीजन नहीं समझिए, मान लीजिए कि जो पहला भाव है, प्रथम भाव है, ये प्रथम भाव क्या है, प्रथम भाव है मैं, स्वयं, आप कौन है ना, आप कैसे दिखते ना, तो आपके बारे में सब सारी जानकारी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका जन्म हुआ तो कोई अंग क्या कैसा था ना, आप लंबे हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, काले हैं, सब कुछ हम लगन से देखते हैं। मैं, मी, माई सेल्फ, प्रथम भाव। ठीक है, अच्छा, अब हम आपको कुछ कहानी के माध्यम से भी बताएंगे बातें। तो पहले हम आपको बताते हैं आपके बारे में, भाव से कैसे देखते, आपको कैसे याद है कि किस भाव से क्या देखते। तो जैसे मैंने कहा, पहले भाव से स्वयं को देखते ना, मैं कैसा हूं। अच्छा, अब जैसे पहले भाव से तो आपको मालूम पड़ गया कि मैं देखने में कैसा हूं, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे अंग कैसे थे ना। अच्छा, अब देखिए कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि हॉस्पिटल में जन्म हो रहा है, तो उस समय उसके कमरे के बाहर उसके परिवार वाले खड़े रहते हैं ना, कि उसके परिवार वाले खड़े रहते हैं या इष्ट मित्र खड़े रहते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय जो जन्म जहां पे हो रहा था रूम के बाहर उसके परिवार वाले खड़े, तो सबसे पहले आपका जन्म हुआ और जन्म होते ही आपको क्या मिला, आपको आपका परिवार मिला। ठीक है, अच्छा, सेकेंड हाउस से हम क्या देखते हैं, हम परिवार देखते हैं, ब्लड रिलेशन देखते हैं और आपकी स्थिति भी देखते हैं, आपकी धन की क्या स्थिति है ना, आपके संस्कार कैसे हैं। ठीक है, आप ये सब हम सेकेंड हाउस से तुरंत जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ और जब जन्म होके नर्स ने बच्चे को बाहर लेके आए, तो अब किसके हाथ में दिया, हो सकता है बाबा के हाथ में दिया हो, ताऊजी के हाथ में दिया हो, चाचा के हाथ में दिया हो, यानी उसके परिवार वाले बाहर खड़े हैं। कभी कभी होता है कि बड़ी फैमिली होती है, सब लोग खड़े हैं, लड्डू लेके खड़े हैं कि जब बच्चे के जन्म के बारे में जानकारी होगी तो हम बांटेंगे। तो अब पहले क्या होता था, पहले राजा के पास दाई आई, उसने कहा महाराज पुत्र का जन्म हुआ है, तो राजा ने क्या किया, अपनी अंगूठी निकाल के दाई को दे दी या अपना माला निकाल के दे दिया। क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जन्म के समय जो लोग दरवाजे के बाहर थे, मान लो आपकी फैमिली वाले थे, उस समय उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, राजा था तो उसने अंगूठी दे दी, मोती का हार दे दिया। मान लीजिए कि वहां वो बच्चा किसी जमींदार के घर में जन्म ले रहा है, तो उसने क्या किया, 4-5 लाख रुपए निकाले और कहा मिठाई बांट दो। ठीक है, मान लो कि थोड़ा लोअर क्लास था, क्लर्क टाइप का था और उसके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ ना, तो उसने कहा भाई 1000 रुपए
मिठाई बांट दी। मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति का जन्म हुआ ना, कोई मान लीजिए लेबर क्लास है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो उसने क्या किया कि भाई 100 रुपए के बताशे लाया और सबका मुंह मीठा करा दिया। तो सेकेंड हाउस से आपको क्या मालूम पड़ा? सेकेंड हाउस से आपको मालूम पड़ा कि आपका परिवार कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अच्छा, इसके बाद आपको मालूम पड़ेगा परिवार के रिचुअल्स कैसे। मान लीजिए किसी ब्राह्मण के घर में, सनातनी के घर में जन्म लिया, तो उसने क्या संस्कार किया ना, कि क्या उसने शहद या गंगा जल या कुछ इस तरह की उपक्रम किए ना। तो मान लीजिए वो मुस्लिम है, तो उसके रिचुअल्स क्या होंगे, सिख है, ईसाई है। तो इसका मतलब है पहले भाव से तो आपके बारे में सब कुछ मालूम पड़ा, फिर सेकंड भाव से आपको आपके ब्लड रिलेशन के बारे में मालूम पड़ा, और उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में मालूम पड़ा, और उसके रिचुअल्स के बारे में भी मालूम पड़ा। ठीक है। अच्छा, इसे बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, अभी हम आपको छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं ना। तो इससे जैसे वाणी के बारे में भी मालूम होता है ना, कुटुंब का भाव है वो मैंने बताया। तो अभी हम आपको सिंपल करके धीरे धीरे ले चलेंगे ना, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब है पहले भाव से मी, माई सेल्फ, मैं कैसा हूं। फिर सेकंड हाउस से देखा हमारा परिवार कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे है, उसके रिचुअल्स कैसे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चे ने पहले भाव में जन्म लिया है, अब ये दूसरे भाव में आ गया। अब दूसरे भाव में क्या देखा आपने, उसके संस्कार, उसके माता पिता ना, तो ये सब देख लिया। अब बच्चा मान लो यहां से यहां पे आया और 2-3 साल का हो गया बच्चा। ठीक है। अभी हम यहां पे राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, इस समय हम केवल भाव की बात कर रहे हैं। भाव हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा प्रथम भाव रहेगा, ये हमेशा द्वितीय भाव रहेगा, ये हमेशा तृतीय भाव रहेगा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भाव हमेशा फिक्स रहेंगे। राशियां बदलेंगी लेकिन भाव हमेशा फिक्स रहेंगे। इसका मतलब है ये प्रथम भाव हमेशा व्यक्ति के, जातक के मी, माई सेल्फ के बारे में बताएगा। सेकेंड हाउस हमेशा उसके परिवार के बारे में बताएगा, उसके रिचुअल्स के बारे में बताएगा, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताएगा ना, ये हमेशा फिक्स रहेगा। और मान लीजिए कि अब बच्चे ने यहां पे जन्म लिया, फिर बच्चा यहां पे इसने अपने परिवार को देखा, अब परिवार को देख रहा है, 1-2 साल निकल गए। ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो करेगा कि अब चलने लग गया, अब वो अपने पड़ोस में जाके देखेगा कि पड़ोस में क्या हो रहा है। तो ये जो तीसरा भाव है, इससे पड़ोस को भी देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कौन है। तो अब बच्चा जन्म लिया पहले भाव में, सेकंड भाव में अपने परिवार को देखा, थर्ड हाउस में उसने अपने पड़ोस को देखा। अच्छा, अब वो चलने लग गया ना, तो क्या करेगा, थोड़ी सी शैतानी करेगा कि कोई पत्ती देखी तोड़ दी, कोई खिलौना इधर उधर फेंक दिया ना, चलने की कोशिश करने लग गया और पूरी दुनिया को देखने लग गया। ठीक है। अच्छा, यहां से बच्चे का पहले भाव से जन्म हुआ था, दूसरे में इसने अपने परिवार को देखा, तीसरे में अपने पड़ोस को देखा, और खुद क्या करने लगा, कुछ उपक्रम करने लगा, कुछ तोड़ने फोड़ने लगा, खेलने कूदने लगा, पड़ोस को देखने लग गया। अच्छा, तब तक यह भी हो सकता है कि 2-3 साल में इसके भाई बहन का किसी का जन्म हो जाए। ठीक है। तो थर्ड हाउस से छोटे भाई बहन को भी देखते हैं, और थर्ड हाउस से हम पराक्रम को भी देखते हैं। अब छोटा बच्चा है ना, बोलने लगेगा, बताने लगेगा, सबको इशारों से बताएगा, तोतली जबान में बचाएगा। तो इसका मतलब थर्ड हाउस से हम कम्युनिकेशन भी देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब पहले से अपने आप को देखा, दूसरे से परिवार, रिचुअल्स, धन को देखा, तीसरे से पड़ोस को देखा, छोटे भाई बहन को देखा, और पराक्रम या आप ऐसे कमजोर किसी कार्य को करने की कोशिश करना ना, बच्चे काम करने की कोशिश करेंगे, तो उससे थर्ड हाउस को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब छोटा सा बच्चा है, अब हल्का सा बड़ा हुआ, तो उसकी माँ क्या करेगी, मान लीजिए हमारे सनातनी में जन्म हुआ है, तो भगवान राम की कहानी सुना रही हैं, महाभारत की कहानी सुना रही हैं, पंचतंत्र की कहानी सुना रही हैं। तो चौथे भाव में क्या होगा, चौथे भाव में इसको मां मिलेगी, और मां इसे बेसिक एजुकेशन देगी ना। अभी तो बहुत छोटा है, कह रहे अच्छा ऐसा करो, ABCD सीखो, A सीखो, और साथ में कुछ कहानियां सुना रही है। तो चौथे भाव में उसे मां मिली, और मां ने उसे एकदम बेसिक एजुकेशन दी। ठीक है। अच्छा, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया तो स्कूल जाना है उसे। अच्छा, स्कूल जाएगा, तो स्कूल जाएगा 5th हाउस में। अब बच्चे ने मां से बहुत कुछ सीख लिया है, मां ने उसका एडमिशन करा दिया है कि स्कूल में। अब वो क्या कर रहा है, अब वहां पे बेसिक लर्निंग सीख रहा है कि छोटा बड़ा सीख रहा है, ABCD सीख रहा है। अच्छा, उसके दादा दादी ने कहा
कि बेटा ऐसा करो कि अब तो इतना बड़ा हो गया, इसको गायत्री मंत्र सिखाते हैं ना। तो अब उसके दादा दादी बाबा ना, उसके बड़े लोग सोचते हैं वो तो ठीक है, हम इसको कुछ मंत्र वगैरह भी सिखाते हैं। तो मंत्र वगैरह कहां से देखेंगे? 5th हाउस से देखेंगे। बेसिक एजुकेशन कहां से देखेंगे? 5th हाउस से देखेंगे। अच्छा, अब बच्चे की बेसिक एजुकेशन हो रही है, मान लीजिए कि यही बच्चा अब इंटरमीडिएट तक आ गया, तो इंटरमीडिएट तक की शिक्षा यहां पे देखेंगे। 5th हाउस से इंटरमीडिएट तक की हम शिक्षा देखेंगे कि इसकी कैसी हो रही है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बच्चा मान लीजिए कि 12th में आ गया। अब 12th में आ गया तो आजकल के समय में बच्चे 12th में बड़े हो गए ना, तो अच्छा, तो मोहल्ले से निकल चुके हैं, माँ से आ चुके हैं, अब ये आ गए हैं 12th क्लास में। तो इन जनरल ये होता है कि भाई लड़का है तो किसी लड़की को देख रही है, लड़का अपोजिट सेक्स को देखने लग गए। तो जो लव रिलेशनशिप है ये भी 5th हाउस से देखा जाएगा, ठीक है। तो जो भी लव रिलेशनशिप है ये इससे देखा जाएगा। और अब क्या होता है, जब बच्चे 12th में आ गए, मान लीजिए कि वो बीएससी बीकॉम कर रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, अब दो चीजें एक साथ चल रही हैं, उसकी वो पढ़ाई भी चल रही है और साथ में देख रहे हैं अपोजिट सेक्स, लड़की लड़के को देख रही है, लड़का लड़की को देख रही है, तो यही अफेयर के लिए भी है। तो एक साथ दो काम हो रहे हैं, उसको पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, मतलब ग्रह क्या करा रहे हैं, ग्रह क्या उसे पढ़ाई में कंसंट्रेट करा रहे हैं या ग्रह उसे लव अफेयर में कंसंट्रेट करा रहे हैं, ये डिपेंड करेगा 5th हाउस से। अच्छा, अब वो इंटरमीडिएट में आ गया या ग्रेजुएशन में आ गया, तो अब क्या करेगा, इसको अब घर वाले कहेंगे हाँ बड़े हो गए, अब जॉब के लिए सोचो। तो क्या करेगा, जॉब के लिए अच्छा नीट की तैयारी करनी है, अच्छा इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, तो कंपटीशन कौन बीट कराएगा? कंपटीशन बीट कराएगा 6th हाउस। तो अब ये 6th हाउस में ये हो गया हाउस ऑफ कंपटीशन। यहां पे उसने इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कर लिया, इसके बाद उसे नीट की तैयारी करनी है या यूपीएससी की तैयारी करनी है, जो भी तैयारियां करनी है वो 6th हाउस कराएगा। अच्छा, इसमें ग्रह अगर अच्छा बैठा है तो उसकी रोग ऋण और शत्रु से रक्षा करेगा। तो इसका मतलब है ये 6th हाउस है जो हाउस ऑफ कंपटीशन है। अब इसका हाउस ऑफ कंपटीशन, मेहनत की, जॉब मिल गई, या डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस बन गया, अब उसके परिवार वाले कहेंगे कि भाई अब इसकी शादी होनी चाहिए। तो ये जो 7th हाउस है वो विवाह का है। तो जो अब बच्चे ने कंपटीशन बीट कर लिया, अब उसकी शादी की तैयारी होने लग गई, तो 7th हाउस है वो उसके विवाह का है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अब शादी हो गई, अब शादी हो गई तो मान लो लड़का है तो पत्नी आ गई, तो फिर ये 8th हाउस आ गया। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है परिवर्तन का। पहली बात, 8th हाउस परिवर्तन का है, किसी भी तरह के चेंजेस का है, और 8th हाउस इसका दूसरा है, यानी पत्नी का घर। यहां पे हमारा दूसरा, हमारा परिवार, पत्नी का दूसरा यानी लड़के का ससुराल, लड़के का ससुराल हो गया, पत्नी का धन हो गया, और ये परिवर्तन हो गया। 8th हाउस परिवर्तन को भी बताता है। अच्छा, इसी के बाद आप देखो जैसे 9th हाउस आएगा ना, अब भाई शादी भी हो गई, ससुराल भी हो गई, अब थोड़ा धर्म कर्म की बात कर लें, कहीं घूमने फिरने चलते हैं ना, तो तीर्थ, कहीं तीर्थ पे चलते हैं, तो कहा, किसी ने कहा यार हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे ना, या हम इस ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाएंगे, तो घर में थोड़ा सा हवन वगैरह कराया, शुद्धि कराई ना, तो 9th हाउस से इस तरह की चीजें होती ना। अच्छा, अब ये थोड़ा और बड़ा हुआ, अब धार्मिक कृत्य भी करने लग गया, समाज में भी आ गया, अब समाज में लोग इसे जानने लग गए। पहले जानते थे कि ये मिश्रा जी का लड़का है, अब ये जानते कि नहीं ये है और ये कर रहा है। तो पहले अपने माँ बाप के नाम से जानने जा रहे थे, अब अपने कर्मों से वह खुद के बारे में जानने लग गया। तो ये जो 10वां हाउस है ना, ये पद का भी है, कि मान लो कि वो जॉब कर रहा था, वहां उसने कोई इलेक्शन लड़ लिया, संघ के इलेक्शन लड़ रहे हैं ऐसे करते, तो ये पद का भी है ना। कौन सा पद मिल गया आपको? सामाजिक प्रतिष्ठा का भी है, कि समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है, ये भी यही बताता है। अच्छा, पद प्राप्त कर लिया, सामाजिक प्रतिष्ठा पढ़ ली, तो इससे आपको लाभ क्या हुआ? इसका लाभ बताएगा ये 11वां भाव। 11वां भाव बताएगा कि आपने जो भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त की, आपने जो भी कमाया, उसका लाभ क्या है, तो उसका लाभ बताएगा ये, ठीक है। अच्छा, आप अपने पैसे भी कमा लिए, पद प्रतिष्ठा भी कमा लिए, अब इसको कैसे खर्च करोगे? तो इसका खर्च कौन कराएगा? खर्च कराएगा 12th हाउस, ठीक है।
ये मैंने एक बहुत ही बेसिक जानकारी दी, मुझे मालूम है कि आप लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी नए लोग जुड़ेंगे तो अगर मान लो एकदम स्केच से आ रहा है तो वो समझ पाए कि पहला भाव क्या, दूसरा भाव क्या, तीसरा भाव क्या। गेन्स, आपको इससे क्या गेन हुए, लाभ ना, हर तरीके, जैसे आपने जो भी कमाया उसका लाभ क्या हुआ ना, पद प्रतिष्ठा का क्या लाभ हुआ, वो लाभ को बताएगा। और 12th हाउस आप कैसे खर्च करोगे, हाँ लाभ, अब लाभ हो गया ना, अब लाभ को खर्च भी तो करना है, आपने पैसे कमाए तो पैसे जेब में तो रखने नहीं, उसे अपने कामों में लगाना है, तो उसको कामों में लगाने के लिए 12th हाउस है। ये एकदम बेसिक जानकारी है बच्चों वाली, वो मैंने दे दिया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी भी सुनाएंगे हम, कि ये कहानी सुनाएंगे कि ये भाव कैसे काम करते हैं। तो हमें लगता है कि हमने जो आपको अभी बताया 1 से लेके 12 भाव तक, तो आपको वो कुछ समझ में आया होगा। अब हम कुछ राशियों पे भी बात करेंगे, जैसे हमने 12 भाव बताया, 12 भाव से क्या होता है ये बताया, फिर अब हम आपको राशियों के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं ना। इसमें भी एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, इंटरेस्टिंग कहानी हम इसलिए सुनाने की कोशिश करते हैं कि आपको याद हो जाए, आपको याद ना करना पड़े, कहानी से आप जान जाओ। तो ये कहानी है राजा रानी की। अब राजा रानी को समझो, एक राजा ने क्या किया, एक अपना बहुत अच्छा महल बनवाया और उसने उसको 12 कमरे का बनवाया। तो राजा ने क्या किया कि राजा ने अपने पास एक 5 नंबर का कमरा ले लिया। किसने, सूर्य ने। सूर्य कौन है, राजा है। सूर्य का देखो ऐसे सिंबल होता है, आपको ग्रहों के सिंबल भी मालूम होने चाहिए ना। तो इसने, राजा ने 12 अच्छे से कमरों का एक महल बनवाया, उसमें से अपना एक कमरा ले लिया, कहा भाई ये 5वां कमरा हमारा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसने रानी को भी एक कमरा दे दिया, तो अपने बगल में एक कमरा दे दिया जो 4 नंबर का था, जो कर्क राशि थी, और राजा ने अपने पास जो कमरा रखा वो 5 नंबर का था, जो सिंह राशि थी, ठीक है। तो राजा ने 5 नंबर का कमरा अपने पास रखा और 4 नंबर का कमरा अपनी रानी को दे दिया। तो 4 नंबर के कमरे का नाम क्या था, कर्क था, और 5 नंबर के कमरे का नाम था सिंह था ना, लियो था, कैंसर था। अब जैसे समझो कि कहते नहीं, कमरों के नाम रखे उन्होंने, राजा ने, तो अपने लिए सिंह नाम का कमरा रख लिया और रानी को कर्क नाम का कमरा दे दिया, ठीक है। अब दोनों में मीटिंग हुई और फिर जो है एक इनकी संतान का जन्म हुआ। अच्छा, ये जो संतान था ना, संतान बहुत ही सुंदर थी, राजा रानी की जो संतान थी बहुत सुंदर थी, बहुत चतुर थी, उसका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा था ना। तो उसने क्या किया कि उसने राजा से कहा कि डैडी आपका इतना बड़ा महल है ना, आप ऐसा करो कि आप एक कमरा हमको दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है, ऐसा करते कि हमारे बगल वाला कमरा खाली है, जिसका कमरे का नाम कन्या है, वो तुम ले लो। तो बुद्ध ने क्या किया, अपने डैडी से एक कमरा मांग लिया, इतना बड़ा महल है, एक कमरा हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे बगल वाला रूम खाली है, ले लो। तो ऐसे उन्होंने, सूर्य ने अपने पुत्र को एक कमरा दे दिया जिसका नाम कन्या था, और पुत्र की क्वालिटी मैंने बताई दी, सुंदर था ना, बोलने में चतुर था, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी थी ना, और वो क्या था, थाली का बैगन था कि जहां उसको फायदा होगा वहां जाएगा। तो उसने अकल लगाई, यार डैडी से तो ले लिया हमने, अच्छा मम्मी का भी तो पूरा, मतलब ये जो महल है वो मम्मी पापा दोनों का है, तो अपनी मम्मी से भी कुछ लेते। तो मम्मी के पास जाता है, कहता माँ जो है इतना बड़ा महल है और बराबर के आप हकदार हो डैडी की तरह, आप भी मुझे एक रूम दो। तो माँ कहती ठीक है बच्चा है, कहता ठीक है ऐसा करो तुम मेरे बगल वाला ही रूम ले लो, पास में रहोगे हम देखते रहेंगे तुमको। तो रानी ने क्या किया, अपने बगल वाला रूम कहा, इसका जो रूम का नाम है वो मिथुन है, 3 नंबर का मिथुन नाम है इसका, ये तुम ले लो। तो अब बुद्ध को उसकी मां ने, रानी ने 3 नंबर का कमरा दिया और राजा ने उसको 6 नंबर का कमरा दिया। इस तरह सूर्य के जो बच्चा है, मतलब सूर्य और चंद्रमा का जो बच्चा बुद्ध है, उसको 2 रूम मिल गए। मां ने दे दिया 3 नंबर का कमरा और पिता ने दे दिया 6 नंबर का कमरा। तो इस तरह उसने अपने चातुर्य से 2 रूम प्राप्त कर लिया।
अच्छा, मम्मी पापा के पास, मतलब राजा और रानी के पास उन्होंने एक ही रूम रखा, और बाकी अगल बगल रूम है, यहाँ पे दरवाजा लग सकता है, एक दूसरे के रूम में जा सकते, तो उन्होंने उनके लिए एक दो रूम म्यूचुअल है। हाँ, एक रानी के पास, एक राजा के पास, बीच में दरवाजा लगा, एक दूसरे के कमरे में जा सकते हैं। अब ये जो अपने बच्चे को माँ ने दे दिया मिथुन राशि 3 नंबर का कमरा, और डैडी ने दे दिया कन्या राशि 6 नंबर का कमरा, ठीक है। तो अब ऐसे जो है, अब इनका घर के कमरे बढ़ने लग गए। अब इन्होंने देखा राजा रानी का कमरा हो गया, संतान हो गई, तो इन्होंने कहा ठीक है, अब राज्य में हमारे धन को देखने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें सलाह दे ना, जो राजकाज को देखे, बगल के राज्यों से संधि करना है कि लड़ाई करना है कि कैसा है, वो देखने के लिए चाहिए राजा को। तो राजा को एक सलाहकार की जरूरत हुई। तो उसने पता किया, तो पता लगा जो शुक्र हैं वो एक तो ज्ञानी बहुत हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और हर तरीके की कलाओं के ज्ञाता हैं वो ना, और धन के स्वामी है। तो उन्होंने कहा कि शुक्र बेटर रहेगा हमारे लिए। तो फिर उन्होंने बुलाया, और उन्होंने शुक्राचार्य को, जो गुरु के बराबर होते हैं, वास्तव में जैसे हम लोग कहते हैं कि शुक्र भी गुरु है, बृहस्पति भी गुरु है, लेकिन जो शुक्र है ना, वो सलाहकार है राजा का, ठीक है, एक मंत्री का पद है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि आए, तो उन्होंने कहा यार अच्छी बात है, तो आपको हमें रूम देना है, तो बगल वाला कमरा तो मैं अपने बच्चे को दे चुका हूं, कन्या नाम का कमरा था, आप ऐसा करो बच्चे के बगल में एक रूम है ना। तो उन्होंने ये 7 नंबर का कमरा राजा ने शुक्र को दे दिया, कहा कि आप यहां पे विराजो, अपना कामकाज, आपका लिविंग रूम यही है। और ये राजा ने उनको 7 नंबर का कमरा दे दिया, और उनको क्या कहा, उन्होंने कहा देखो भाई, बाहर के राज्यों से हमारा कैसे तालमेल होना है, ठीक है, किससे संधि करनी है ना, किसके यहाँ विवाह करना है, किससे साझेदारी करनी है, ये सब डोमेन शुक्र के पास है। तो अच्छा, अब जब शुक्र आए तो उन्होंने देखा, अब बगल में ही तो रहता है बुध, तो उन्होंने देखा यार बुध के पास तो 2 रूम है। तो उसने बात की, तो अब बुध तो वाचाल ही है, बोलने में चतुर, उसने बताया कि हमने ऐसे ऐसे लिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी ट्रिक अच्छी है। तो सोचते हैं कि अब ये शुक्राचार्य क्या करते हैं, रानी के पास जाते हैं। तो रानी से कहते हैं कि महारानी, हम अब यहाँ की आपकी घर की व्यवस्था देखने और धन संपदा देखने आए हैं, और आपका पूरा महल है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें कोई रूम दे दीजिए। तो रानी कहती है ठीक है, ऐसा है कि बगल वाला रूम तो मैंने बेटे को दे रखा है 3 नंबर का ना, इसके बगल में 2 नंबर का रूम है, आप ऐसा करो वो ले लो। तो रानी ने 2 नंबर का रूम, जो कि वृषभ राशि थी, शुक्राचार्य को दे दी। अब क्या हो गया, राजा रानी, उनका बेटा बुध 6 नंबर 3 नंबर में रहने लग गया, उन्होंने सलाहकार 2 नंबर और 7 नंबर का कमरा दे दिया। अब तो सब कुछ हो गया, राजा रानी सेट हो गए, उनका बच्चा सेट हो गया, उनके पास सलाहकार आ गया। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि अब जब इतनी संपत्ति और सब कुछ आ गया है, तो अब इसकी रक्षा भी तो करनी चाहिए, तो अब हमें एक सेनापति की जरूरत है। तो उन्हें कार्तिकेय जैसा एक महान सेनापति चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा कि ऐसा करते हैं, उन्होंने खबर ली तो पता लगा यार ये मंगल है, तो मंगल को हम अपना जो है सेनापति बनाएंगे। तो फिर आते हैं दरबार में, तो अब कहते हैं ठीक है, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत साहसी हो, निडर हो ना, आप किसी से दबते नहीं हो ना, तलवार के बल पे कुछ भी कर सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं कि हमने अपने बगल में तो अपने बेटे को रूम दे रखा है, उसके बगल में हमने शुक्राचार्य को दे रखा है, जो हमारे मंत्री हैं, सलाहकार हैं, आप ऐसा करो उनके बगल वाला रूम ले लो। तो ऐसे वो क्या करते हैं, मंगल को शुक्राचार्य के बगल में जो 8 नंबर का रूम था, जिसे वृश्चिक राशि बोलते हैं, वो दे दिया, ठीक है। अब मंगल भी जान गया सारी बातें, अच्छा बेटे ने ऐसे लिया है, अच्छा मंत्री ने ऐसे लिया है, वो भी पहुंच गया रानी के पास, बताया कि हम आपकी राज्य की रक्षा करने आए हैं, और हमारे ये दायित्व हैं, और हम चाहते हैं कि आपका इतना बड़ा महल है, आप हमें कोई अपना रूम दे दो। तो फिर रानी कहती है हाँ भाई, ऐसा है कि एक रूम तो मैंने अपने बेटे को दिया है, उसके बगल में हमने सलाहकार को दिया है, और उसके बगल वाला रूम खाली है, तो आप ऐसा करो, आप ये 1 नंबर वाला रूम ले लो, जिसका नाम मेष है। तो फिर इस तरह
जो सेनापति मंगल है उसको 2 रूम मिल गए। एक रूम मिले जिसका जो राजा ने दिया था वो 8 नंबर का रूम दिया, जो कि वृश्चिक राशि थी, और रानी ने जो रूम दिया वो सलाहकार के बगल वाला 1 नंबर। ठीक है, तो इस तरह इनको भी 2 रूम मिल गए। अब राजा रानी सेट हो गए, बच्चा सेट हो गया, सलाहकार भी सेट हो गए ना, फिर सेनापति भी सेट हो गए। अब राजा ने सोचा कि हाँ यार, ये तो सारी व्यवस्था हमने कर दी, अब हमें धर्म कर्म भी सोचना चाहिए, यज्ञ हवन के बारे में सोचना चाहिए, दान के बारे में सोचना चाहिए, शास्त्रों के ज्ञान के बारे में सोचना चाहिए ना, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, धर्म और धार्मिक यात्राओं के बारे में सोचना चाहिए। तो इसका डोमेन किसे देना है? तो इसका डोमेन के लिए उन्होंने जो नियुक्त किया वो थे गुरु। ठीक है, तो फिर उन्होंने गुरु को 9 नंबर का कमरा दिया। इस कमरे का नाम था धनु। धनु नाम का कमरा राजा ने गुरुदेव को दे दिया कि आप हमें राज्य के संचालन की नीतियां बनाओगे, आप कि हमें राज्य कैसे संचालित करना है, धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, इनके बारे में आप हमें जानकारी देना। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने इसको 9 नंबर का कमरा दे दिया, जिस कमरे का नाम उन्होंने धनु रखा था, और अपने इन गुरुदेव को, बृहस्पति को, ये डोमेन दे दिया 9th हाउस का। ठीक है, अब जब इनको 9th हाउस का डोमेन दे दिया तो इन्होंने अपना भाई जो भी किताबें इनके पास, जो ज्ञान की किताबें थी, वेद शास्त्र, सब वहीं रख लिए कि चलो सेटल हो गया, हमारा कमरा दे दिया राजा ने। अच्छा, फिर उनको मालूम पड़ा अच्छा राजकुमार ने ऐसा कर रखा है, फिर मंत्री ने ऐसा कर रखा है, फिर सेनापति ने भी ऐसा कर रखा है, तो मुझे भी 2 रूम होने चाहिए। तो वो भी जाते रानी के पास, रानी से कहते हैं महारानी इतना बड़ा महल है, तो आप अपनी तरफ से भी हमें कोई रूम दे दो। तो रानी कहती है ठीक है, एक तो मैंने अपने बेटे को दिया है, एक सलाहकार को दिया है, और एक मैंने जो है सेनापति को दिया है, आप ऐसा करो इसके बगल में एक रूम खाली है, आप वो रूम ले लो। तो वो क्या करते हैं, तो इनको 12 नंबर का कमरा मिल जाता है, बृहस्पति को 12 नंबर का कमरा मिल जाता है, क्योंकि ज्ञान के बाद जो लास्ट है वो मोक्ष है, तो मोक्ष का डोमेन उन्होंने दे दिया बृहस्पति को। अच्छा, अब देखिए इनका पूरा कैबिनेट तैयार हो गया, राजा रानी, राजकुमार, सलाहकार मंत्री, सेनापति, गुरु। अच्छा, ये सब तो हो गया, अब भाई सफाई भी तो करनी है महल की ना, और कुछ खेती वेती भी देखनी है, कुछ पौधे वौधे लगाने हैं, कुछ कर्मचारी चाहिए, इसका काम कौन करेगा? तो इसके काम के लिए राजा ने शनि को नियुक्त किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि शनि जब आया उनके पास, तो उन्होंने कहा देखो भाई, हमने बगल का रूम तो अपने बेटे को दे दिया है, उसके बगल का रूम हमने अपने मंत्री सलाहकार को दिया है, उसके बगल का रूम हमने किसको दिया है? सेनापति को दिया, और उसके बगल का रूम हमने गुरुदेव को दिया। आप ऐसा करो कि इसके बगल वाला रूम खाली है, आप वो ले लो। तो शनि ने क्या किया, 10 नंबर का रूम नंबर 10 ले लिया। ठीक है, जो कि इसका नाम था मकर राशि, मकर नाम का कमरा था, वो शनि ने ले लिया कि हाँ अब भाई राज्य की जो भी कामकाज होंगे वो करेंगे। ठीक है, अब उसी सीक्वेंस में फिर शनि आ गए कि भाई सबने 2-2 रूम ले रखे हैं और ऐसे ले रखे हैं, तो वो भी सोचते हैं यार रानी के पास जाते हैं, कहते हैं वो भी रानी के पास जाते हैं, कहते हैं कि आपने तो सबको रूम दिया है और आपका इतना बड़ा महल है, आप भी मुझे एक रूम दे दो। मान लो एक जगह हम रहेंगे और एक जगह काम काज करेंगे, मतलब ये क्या कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव सोच रहे हैं कि एक जगह हमारा निवास हो गया और एक जगह ऑफिस हो गया। मंगल क्या सोच रहा है कि यहाँ पे हम रहेंगे और वहाँ पे काम करेंगे। तो ऐसे इनका भी हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तो अपने एक बच्चे को भी दिया है एक रूम बगल वाला, तो वो तो भर गया है, फिर हमने जो है अपने मंत्री को भी दे दिया है, फिर उसके बाद हमने सेनापति को दे दिया है, उसके बगल का रूम खाली है ना, फिर नहीं उसके बगल के, उसके बाद तो गुरुदेव को दे दिया है, उसके बगल का रूम खाली है। तो फिर रानी ने इनको 11 नंबर का कमरा दिया और इस कमरे का नाम था कुंभ। तो इस तरह शनि को भी 2 हाउस मिल गए। ठीक है, तो आपने देखा इसमें कि सूर्य की एक राशि है, एक ही राशि है,
सिंह राशि। अच्छा, रानी चंद्रमा की एक ही राशि है, कर्क राशि। अच्छा, इनका बेटा बुध, बुध के बाद दो राशि आ गई, आपने देखा दो डोमेन मिल गए, एक थर्ड का भी मिल गया, एक सिक्स का भी मिल गया ना। तो थर्ड में आप थर्ड डोमेन में देखते हो कि छोटा भाई देखा हमने, फिर हमने कहा पड़ोस देखते हैं, पराक्रम देखते हैं। छठे भाव को मैंने कहा था हाउस ऑफ कंपटीशन है, तो इसमें कंपटीशन देखते हैं, रोग ऋण और शत्रु इनको देखते हैं ना। फिर हम सातवां, फिर इसके बाद आई, इसके बाद सूर्य चंद्र बुध, अब मंगल है। अब मंगल को इन्होंने दिया पहले और आठवें हाउस का डोमेन। इसका मतलब क्या है, ये तो स्वयं हो आपका शरीर है, इसका मतलब है कि मंगल को जन्म और मृत्यु दोनों का डोमेन मिला है। एक हाउस, प्रथम हाउस से आपका जन्म हुआ है और एर्थ हाउस में आपको मृत्यु हुई है, तो मंगल को दोनों डोमेन मिले हैं, जन्म और मृत्यु के। ठीक है, अब सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, बुध हो गया, मंगल। शुक्र को मैंने बताया, शुक्र हर तरीके का धन वैभव रखता है, आपका संचित धन देखता है, आपका परिवार देखता है, आपका जो भी संस्कार है वो देखता है। तो वो डोमेन यहां पे शुक्र को मिल रखा है, रानी ने दे रखा है। और फिर राजा ने क्या दे रखा है, राजा ने कहा कि भाई दूसरे देशों से कैसी संधि करनी है ना। तो जितने इस तरह के डोमेन थे साझेदारी की, संधि के, वो इन्होंने सेवेंथ हाउस को दे दिया, शुक्राचार्य को दे दिया। ठीक है, फिर अब ये भी हो गया शुक्र। अब बृहस्पति को मैंने बताया कि सारे धर्म के ज्ञान की जानकारी देना है उन्हें, वेद शास्त्रों का, धर्म का, धार्मिक यात्राओं के बारे में बताना है, वो उनको ये डोमेन मिला है नाइन्थ हाउस का। ठीक है, और रानी ने उनको 12th हाउस का डोमेन रखा है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। और फिर शनि को 10th हाउस का डोमेन मिला है, जिसमें हम अपना कार्य देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि शनि कर्मठ है, कर्म का कारक है ना। तो हम अपने कार्यों को किससे देखेंगे, 10th हाउस से देखेंगे। अच्छा, कोई भी कार्य करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग काम करते हैं लाभ के लिए। क्या लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, काम जितना काम किया उससे ज्यादा लाभ हुआ कि उससे कम लाभ हुआ कि लाभ ही नहीं हुआ, कौन देखेगा, 11वां हाउस शनि के पास है। हाँ, शनि के पास गवाह है, कुंभ राशि क्या है, गवाह है। ठीक है, तो जैसे लोग बोलते हैं ना मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति इसी के बाद आती है, क्योंकि 11 नंबर है ना कुंभ, वो एक घड़ा है। और मोक्ष आपको तब मिलेगा जब घड़ा खाली होगा, ना इसमें पाप होंगे ना पुण्य होंगे। जब ये घड़ा खाली होगा तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि राशियां कैसे बटी, किसको कौन सा डोमेन मिला। तो आप ऐसे ये जान सकते हो कि 12 राशियां इस तरह से मिली और इस तरह से इन लोगों के डोमेन का विभाजन हुआ। तो 9 ग्रह देख लिया आपने, 12 राशियां देख ली, 12 भाव देख लिया। ठीक है, तो हमें लगता है ये तो बेसिक एजुकेशन वाली बात है, ये आप लोगों को पहले से मालूम था, लेकिन फिर भी हमने आपको एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया 9 ग्रह के बारे में, 12 राशियों के बारे में, 12 भावों के बारे में। तो ये बेसिक जानकारी है, ये आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि ज्योतिष की स्टार्ट में यहां से करना है। अब जो मेन टॉपिक था हमारा वो था नक्षत्र, इतना तो हम पहले भी बता ही चुके थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस बैच में आपको पहले से थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए चलेंगे ना, कि आपकी मेमोरी में भी दोबारा से आ जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए और आप आगे भी सीख पाए। तो आपको जैसे जो भी हमने आज बताया, तो जैसे मुझे लगता है आपको ग्रहों के सिंबल भी मालूम होने चाहिए, शायद मैंने कुछ बताए भी थे। तो जैसे आप देखते ही हो, जैसे सूर्य के लिए मैंने कहा था कि भाई सूर्य का सिंबल आपको बनाना है, तो ये छोटी बातें हैं लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसे सूर्य, आप सूर्य लिखते हो तो उसका मतलब सूर्य है, आपने ऐसा सिंबल बना दिया तो मतलब सूर्य है। चंद्रमा के लिए ऐसे ही चंद्रमा का सिंबल होता है ना, तो ये सब आप ऐसे बन जाता है ना। अब मंगल सेनापति कैसे होगा, ये सारी शक्ति और ये सारी शक्ति एक दिशा में लग गई, मंगल, मंगल का सिंबल होगा। ठीक है, अच्छा बुध, बुध का सिंबल कैसे होगा, बुध के सिंबल के लिए
बच्चे जैसा दिखता है, ऐसे बुद्ध हो गया। हाँ, तो ऐसे सिंबल याद रहेंगे क्या? एक गोले के अंदर बिंदु डाल दिया, सूर्य का सिंबल है। चांद बना दिया, चंद्रमा का सिंबल है ना। एक गोला, गोले की सारी शक्ति, और सारी शक्ति एक दिशा में चली गई, याद रखो, मंगल है, ठीक, सेनापति। अब बच्चा है बुद्ध, देखो ऐसे बच्चे जैसा दिखता है क्या सिंबल? हाँ, अब बृहस्पति है, अब बृहस्पति का सिंबल कुछ ऐसे बनता है, जैसे फोर बनाते हो आप लोग, तो उसी से मिलता जुलता एक बृहस्पति का सिंबल बनता है। या आप ऐसे समझो कि जैसे ये बनाया और हाँ ऐसे कर दिया, टू बना दिया इसमें ना, तो ऐसे बृहस्पति का सिंबल आ जाता है। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। शुक्र का आप देखो, वो बच्चों के हॉस्पिटल में जो भी ऐसे होता है। हाँ, ये तो देखने को मिलता ही होगा आपको, ये शुक्र का सिंबल है, ठीक है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ना। तो सूर्य, राहु, केतु, राहु केतु का सिंबल ऐसे होता है जैसे हेडफोन होता है आपका, ऐसे, ये हेडफोन जैसा। तो ये हेडफोन जैसा आप देखो तो ये राहु हो जाता है, और आपने उल्टा हेडफोन रख दिया तो ये केतु का सिंबल हो जाता है ना। और शनि का सिंबल नहीं बताया मैंने, शनि का सिंबल जैसे इससे उल्टा ही होता है, ऐसे ऐसे, हाँ। तो इस तरह शनि का सिंबल हो जाता है, ठीक। तो इस तरह आपने देखा, मतलब ये तो छोटी बातें हैं, मैं पहले बता चुका हूं। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कुंडली बनती कैसे है ना, ये कैसे हम जो है 12 भाव में उसको ग्रहों को बैठाते हैं, 12 राशियों के बारे में, 12 भाव के बारे में ना। तो ये मैंने आज बेसिक बताया ना। नेक्स्ट क्लास पे हम स्टार्ट करेंगे, अभी जो नक्षत्र बाकी रह गया है ना, तो नक्षत्रों में तो हम केवल कहानियां ही सुनाएंगे आपको, तो आप इजी सीख पाओगे। तो अब अगली क्लास हम नक्षत्रों पे लेंगे, लेकिन साथ में बेसिक भी देते रहेंगे। जैसे आज हमने बेसिक बताया, आप लोगों को मालूम है तब भी बताया, ऐसे ही हम जो है बेसिक क्लास में आपको कुछ और भी बताते चलेंगे, और आगे नक्षत्र के बारे में ही जानकारी देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है, और फिर अब अगली क्लास अगली बार। कितनी देर हो गई?